नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और आज कमोडिटी राउंडअप में सबसे पहले हम बात करेंगे खाने की तेलों की, क्योंकि पाम तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल भारत में लगभग 4.5 लाख टन के रिफाइंड पाम तेल के लाइसेंस जो हैं इंपोर्ट के, वो रद्द कर दिए गए हैं, जिससे हमने देखा है कि जो मलेशिया में पाम तेल के दाम है वो भी गिरे हैं और उसका असर हमने घरेलू बाजार पर ही देखा है। तो ऐसे में अब यहाँ से फर्दर आउटलुक क्या बनेगा पाम तेल को लेकर? पाम तेल का आयात बढ़ाने के लिए दरअसल सरकार ने जो रिफाइंड तेल है उसके करीब 39 लाइसेंस रद्द किए हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइसेस पर क्या असर होगा, ये जानेंगे। हमारे साथ हिमांशु गुप्ता बने हुए हैं ग्लोब कैपिटल से। साथ ही एसीए के ईडी बीवी मेहता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर चर्चा करने के लिए। सभी का स्वागत है इस शो में। मेहता जी, इनफैक्ट आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। पहले तो आप ही बताइए, ये जो 39 लाइसेंस रद्द किए हैं सरकार ने, मंशा तो रिफाइंड तेल के आयात बढ़ाने पर ही है, क्रूड पाम तेल के, लेकिन आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या इन लाइसेंस को रद्द करने से सप्लाई पर कोई इम्पैक्ट आप देखते हैं? लास्ट 6 महीने से गवर्नमेंट के पीछे थे और इनका वजह ये भी था कि रिफाइंड जितना ऑयल आता है तो पूरी मार्केट डिस्टर्ब कर रहा था और खास करके रिफाइनर को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और मैनी टाइम हमने देखा है कि रिफाइंड ऑयल वॉज चीपर देन द सीपीओ, लैंडेड कॉस्ट ऑफ चीपर। तो इसमें यहाँ की लोकल इंडस्ट्री क्या करेगी? ऑलरेडी वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस कोविड इश्यू, और अगर इसमें अगर रिफाइंड तेल ज़्यादा आ गया तो यहाँ की रिफाइनरी बंद हो जाएगी। यहाँ का अभी जो लेबर इश्यू भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो लेबर हमारे इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। तो हमने बार बार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को रिप्रेजेंट किया था कि भाई ये रिफाइंड ऑयल जैसे आपने सस्पेंड किया है, बंद रखा है, उसको बंद ही रखिए, उसको खोलिए मत। और अच्छा हुआ कि पीयूष जी ने ये डिसीजन ले लिया और अभी जो जितने लाइसेंस पेंडिंग थे वो सारे सस्पेंड कर दिया। और आप देखें 4.5 लाख टन का लाइसेंस इश्यू हुए थे, और 4.5 लाख इश्यू में 4.5 लाख इश्यू में 3 लाख टन तो बांग्लादेश और ये अपना नेपाल का है। हेलो हेलो जी 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 मिस्टर मेहता, यानी आप यही कहना तो चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपकी डिमांड भी थी और ये डिसीजन सही है। अच्छा, एक चीज आप बताइए, अब जैसे जैसे क्योंकि लॉकडाउन खुलने की बात भी हो रही है, डिमांड को लेकर यहाँ से क्या आउटलुक आपका बन रहा है? क्या आपको लगता है कि पाम तेल की डिमांड यहाँ से अब थोड़ी बहुत बढ़नी चाहिए? देखिए, पाम मेनली यूज होता था होरेका, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन और मैरिज और सारे फंक्शन में यूज हो रहा था। नॉर्मली पाम ऑयल का हर मंथली कंजम्पशन था 6 से 7 लाख टन, जो अभी ये सब बंद होने से 3-3.5 लाख टन पे उसका कंजम्पशन आ गया है। यस, लॉकडाउन खोलेगा, पर मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली ये जो मैरिज, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन खुलेगी, और खुलेगे तो लोग जाएंगे नहीं। तो धीरे धीरे अगर खुल जाएगी तो धीरे धीरे में भी 3-4 महीने में बाद में ये वापस डिमांड आएगी। ऐसा इमीडिएटली मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आज लॉकडाउन खुल गया और कल से डिमांड निकलेगी, ऐसा नहीं होगा। और लोगों को भी आदत हो गई अभी घर का खाना खाने के लिए, बाहर का खाना कम होगा। हमारी 2 महीने में आदत बदल गई है मैडम। हाँ जी दीपाली जी। जी हाँ मिस्टर मेहता, मनीषा यहाँ, और ये भी मैं जानना चाहती थी कि ये स्टेप एससीए काफी समय से चाहता था और फाइनली ऐसा हुआ भी है, पर जो कॉमर्स मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन है उसमें ये लिखा गया है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इतने ज्यादा इंपोर्ट्स यहाँ पर किस तरह से खड़े हो गए, क्योंकि जनवरी से इसको रिस्ट्रिक्टेड आइटम कैटेगरी में ऑलरेडी डाल दिया गया था। अब मांग फिलहाल आप कैसी बनता हुआ देखते हैं? अगर हम पाम देखें, सोयाबीन देखें, सनफ्लावर देखें, मस्टर्ड सीड देखें, तो एक मंथली कंजम्पशन आप किस तरह से उभरता हुआ देखते हैं मई में, क्योंकि लॉकडाउन अब धीरे धीरे ईज हो जाएगा? देखिए, नॉर्मली मंथली कंजम्पशन जो इंडिया का था नॉर्मली वो 19 से 20 लाख का था। ये लॉकडाउन पीरियड में कम से 14 से 15 लाख हो गए, तो कम से 25% डिमांड डिस्टर्ब हो गई। वो डिमांड वापस आने में टाइम तो लगेगा, और खास करके पाम ऑयल की मार्केट डिस्टर्ब हुई है। बाकी के सोया, आज हाउस होल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड है पैक कमोडिटी, पैक ऑयल की, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, राइसबान ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है। वो सारे ऑयल की काफ़ी डिमांड बढ़ी है। तो कंज्यूमर प्रिफर करता है कि हम पैक ऑयल लें। पाम ऑयल की डिमांड इतनी नहीं है कंज्यूमर में, वो एक सही बात है, क्योंकि पाम की जो 6-7 लाख टन का जो कंजम्पशन था उसमें 80% तो ये होरेका, होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन में जा रहा था, वो अभी डिमांड नहीं है। और प्राइस का जो आपने बताया,
सप्लाई काफी कंफर्टेबल है, सारी रिफाइनरी चल रही है, इंपोर्ट का जो लॉजिस्टिक है वो भी सॉर्ट आउट हो गया है। और लेट मी टेल यू, जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वेरी वेरी सेंसिटिव टू द एडिबल ऑयल बीइंग एन एसेंशियल कमोडिटी, और काफी अच्छा ध्यान है। जो भी प्रॉब्लम आता है व्हेन हम जो टेकअप कर रहे हैं मिनिस्ट्री के साथ में, तो हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट वीक हमने फूड सेक्रेटरी के साथ मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तभी ये फिर से ये बात दोहराई थी। एक पाम के जो नेपाल और वहां से आ रहा है वो रोकना चाहिए, और साथ में लाइसेंस की जो बात है, हैंगिंग शॉर्ट थी, वो भी खत्म करनी चाहिए। और वी आर हैप्पी कि भाई आज गवर्नमेंट ने वो लाइन पे डिसीजन लेके पूरे लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है या तो कैंसिल कर दिया है, और ये काफी एक रिलीफ देगी इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री को भी रिलीफ देगी, और सप्लाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। अगर होगा तो ज्यादा सीपीओ आएगा, तो यहाँ लोकल इंडस्ट्री चलेगी, कैपेसिटी लेबर एम्प्लॉयमेंट होगा, तो अच्छी बात ही है ये। हाँ जी मनीषा जी। एब्सोल्युटली, तो क्लियरली यहाँ पर काफी पॉजिटिव मूव आता हुआ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन की पहल से हमने काफी इंडस्ट्री को ये मांग करते हुए देखा था, और कॉमर्स मिनिस्ट्री सेकी में से अब क्लियरली यहाँ पर सुनवाई हुई है और ये मूव आया है, पॉजिटिव है, काफी इसको एप्रिसिएशन इंडियन मार्केट्स में मिल रहा है। मिस्टर मेहता, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमांशु, आप कैसे देखते हैं इस मूव को? पिछले कुछ दिनों में हमने खाने के तेलों में लगातार बढ़त बनते हुए देखी थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड पाम तेल में आज गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन इंडियन मार्केट्स में अब आगे जाके किस तरह के व्यूज रह सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए या कुछ हफ्तों की बात की जाए, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर खाने के तेलों में एक प्रेशर बनते हुए देखने को मिला था। लेकिन ऑफ लेट हमने देखा कि यहाँ पर अगर रिफाइंड सोया ऑयल की प्राइसेस की बात की जाए, तो यहाँ पर 730 735 के जोन में यहाँ पर प्राइसेस ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है, और आज के सेशन में जिस तरह से 750 रुपए के ऊपर यहाँ पे कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले इमीडिएट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर थोड़ी सी अपसाइड की गुंजाइश बनती है। तो अगर ट्रेडिंग के नजरिए से यहाँ पर कोई पोजीशन बनाने की बात की जाए, तो मुझे लगता है कि 750 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। 740 रुपए का इस ट्रेडिंग पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और मुझे लगता है 770 से 775 रुपए तक के लेवल्स यहाँ पर रिफाइंड सोया ऑयल में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर बाकी एग्री कमोडिटीज की बात करें, तो चने या फिर कॉटन पर हिमांशु भी आपका क्या व्यू है? क्योंकि यहाँ पर स्पेशली कॉटन में हमने देखा था कि ट्रैक्शन काफी था खरीदारी की तरफ। अभी नई रणनीति क्या रखें यहाँ पर? जिनके पास खरीदारी की पोजीशन हुआ अभी उनके लिए क्या सजेशन है? बिल्कुल दीपाली, देखिए जैसे कि लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि बावजूद खराब फंडामेंटल्स के यहाँ पर प्राइसेस में 15,000 के लेवल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है कॉटन में, और हमने देखा कि 14,800 15,000 के दायरे से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पर कॉटन की कीमतों में आते हुए देखने को मिली। मुझे लगता है कि यहाँ पर 15,000 का लेवल है जो डाउन साइड में प्रोटेक्टेड रह सकता है, और उस लेवल पे एक अच्छी डिमांड निकलते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए यहाँ से कोई भी गिरावट अगर 15,200 15,300 के लेवल्स पर कॉटन में आते हुए देखने को मिलती है, तो वहां पर खरीदारी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि अपसाइड में यहाँ पर जरूर थोड़ा सा कैप देखने को मिल सकती है। 15,800 16,000 की दायरा यहाँ पर जो है वो अपसाइड में यहाँ पर गेन्स को कैप कर सकता है, लेकिन बावजूद इसके मुझे लगता है कि 15,200 से 15,800 के बीच में यहाँ पर एक ट्रेडिंग रेंज उभरते हुए कॉटन के प्राइसेस में आते हुए देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर चने की बात की जाए दीपाली, तो चने में यहाँ पर एक पॉजिटिव सेटअप बनते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फंडामेंटल भी जो है वो न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि चने में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 4,100 के लेवल्स पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है 4,120 के आसपास यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। आगे चल के 4,180 4,200 तक के लेवल्स यहाँ पर चने में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ चने और कॉटन पर बताई गई है लेवल्स के हिसाब से, उस हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जब वापस लौटेंगे तो फोकस रहेगा हमारा नॉन एग्री कमोडिटीज पर। ध्यान देंगे गोल्ड में, जहां पर हमने आज अच्छी बाइंग इमर्ज होते हुए देखी है। तो आउटलुक लेंगे गोल्ड, क्रूड और मेटल्स पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद। शेयर बाजार में गिरावट तो आती ही रहती है, बल्कि उतार चढ़ाव का नाम ही तो शेयर बाजार है। लेकिन हर बड़ी गिरावट दरअसल आपके लिए खरीदारी का, पैसे कमाने का मौका होती है। कैसे? 2008 आपको याद होगा, बड़ा वित्तीय संकट था, अमेरिका में बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे थे। उस समय निफ्टी, हमारा जो निफ्टी का इंडेक्स है
वो 6000 के लेवल से गिरकर 2200 पे आ गया था, यानी 1/3 हो गया। बड़ी गिरावट आई, म्यूचुअल फंड्स के एनएवी गिर गए, लोगों के पोर्टफोलियो गिर गए। लेकिन अगर आपने 2200 के लेवल पर निफ्टी में पैसे लगाए तो 2 साल के अंदर ये निफ्टी वापस 6000 हो गया, यानी आपके पैसे करीब 3 गुने हो गए। 2016 याद कीजिए, एक बार फिर से बड़ी गिरावट आई थी, 9000 वाला निफ्टी 6800 पे आ गया, करीब करीब 25% आपका रिटर्न साफ हो गया। लेकिन अगर आपने 2016 में 6800 के लेवल पे पैसे लगाए, 2019 आते आते यही निफ्टी हो गया 12000, यानी 80% के रिटर्न आपको 3 साल के अंदर कमा कर दिए। यानी इतिहास गवाह है, शेयर बाजार में आने वाली हर बड़ी गिरावट दरअसल आपके लिए मालामाल होने का शानदार मौका होती है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड में निवेश का यही है मौका। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप और फोकस करेंगे नॉन एग्री कमोडिटी पे। सोने की अगर बात करें तो कीमतों में आज मजबूती देखने को मिली है। दरअसल चीन के वुहान में कोरोना के जो है नए मामले सामने आए हैं और एक डर अब बनता हुआ दिख रहा है कि दूसरे दौर का संक्रमण शुरू हो सकता है। उससे हमने सोने की कीमतों में सपोर्ट मिलता हुआ देखा है। वहीं अगर क्रूड की बात करेंगे तो सऊदी अरब और दूसरे अरब देशों के उत्पादन घटाने की खबरों के बावजूद कच्चा तेल छोटे दायरे में कारोबार कर रहा है। जो ब्रेंट के प्राइसेस है वो $30 के नीचे हैं। लेकिन मेटल्स यहाँ पर हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था, लेकिन आज वीकनेस दिख रही है। निकल 1% नीचे है, कॉपर भी ½ % नीचे ट्रेड कर रहा है। हमारे साथ मोतियाल ओसवाल के किशोर नारने बने हुए हैं, हिमांशु गुप्ता भी हैं और मनीषा जी भी हमारे साथ बनी हुई है। सबसे पहले गोल्ड से एक शुरुआत कर लेते हैं। एक कंसोलिडेशन के बाद, एक सुस्ती के बाद या फिर कहीं कि एक रेंज में ट्रेड होने के बाद थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बनता हुआ दिख रहा है। किशोर जी, क्या व्यू है आपका मौजूदा डेवलपमेंट्स पर, गोल्ड मोमेंटम पर? क्या सजेशन होगा स्ट्रैटेजी वाइज? मॉर्निंग दीपाली। आई थिंक यहाँ पे जैसा आपने बताया कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस का जो न्यूज़ आ रहे हैं स्पेशली चाइना से, और साउथ कोरिया भी एक अनुमान व्यक्त किया था कि प्रॉबेबली कि सेकेंड वेव का चांसेस है कि उनका जो इन्फेक्शन रेट है 1 मंथ हाई पे आ गया, तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस वापस आया मार्केट में। और जो अनसर्टेनिटी की वजह से जो गोल्ड में सेफ हेवन बाइंग है वो चालू है, और डॉलर का थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ था पिछले दो दिन से वो भी करेक्शन रहा है। तो मेरे हिसाब से जो गोल्ड सिल्वर में तेजी है ये बरकरार रहेगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, इवन लॉन्गर टर्म भी। तो आई थिंक आज के लिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो जून वायदा 45,770 के आसपास अच्छा लेवल से बाय करने के लिए 45,600 का स्टॉप लॉस के साथ 46,150 200 के आसपास का आपका टारगेट्स हो सकता है। काफी ज्यादा देखने को मिली है। लेकिन किशोर, यहाँ पर आप सोने चांदी में अब क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि यही एक कमोडिटी है, हम जिससे भी बात कर रहे हैं सब यही कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो में लेनी चाहिए, डिप्स पे खरीदारी आनी चाहिए। और अब क्योंकि धीरे धीरे काफी बाजार खुल रहे हैं और जो पहले लग रहा था कि हाँ शायद ग्लोबल कंट्रीज में एसेंशियल्स के अलावा सोने चांदी, डायमंड, प्लैटिनम की खरीदारी नहीं आएगी, लेकिन क्लियरली हमने चाइना, हांगकांग, साउथ कोरिया से खरीदारी यहाँ पर वापस आते हुए देखी है। फिजिकल बाइंग ऑफ कोर्स इंडियन मार्केट्स में अभी भी नदारद है, लेकिन करंट लेवल्स पे अब आप प्रेशियस मेटल्स को कैसे देखेंगे? आई थिंक मनीषा, मीडियम टर्म में भी अगर देखें तो मुझे लगता है कि एक बार जो दुकानें खुलने के बाद देयर विल बी सब्सटेंशियल डिमांड। मुझे अभी फॉर एग्जांपल जो डिजिटल गोल्ड है, पिछले 1-2 महीने से जो डिजिटल गोल्ड के परफॉर्मेंस अगर देखते हुए, स्पेशली जो अक्षय तृतीया पे पिछले मार्च से कंपैरेटिवली अप्रैल में ऑलमोस्ट लाइक 90% का इंक्रीमेंटल डिमांड आया था। और पिछले साल का मैं अगर अक्षय तृतीया से ये साल का अगर कंपेयर करूं तो नियरली 40-45% का इंक्रीमेंटल डिमांड हम लोगों को देखने के लिए मिला, विच इज अ कंपैरिजन बिटवीन द इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग डिजिटल गोल्ड। सो बट बहुत लोगों का डिजिटल गोल्ड के बारे में शायद ऐसा विकल्प है करके मालूम नहीं है, बट जो लोगों को मालूम नहीं है वो वेट कर रहे होंगे कि जब ज्वेलरी शॉप्स खुलेंगे, जो बुलियन अवेलेबल रहेगा, आई थिंक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ सकता है। डेफिनेटली ज्वेलरी डिमांड कम रहेगा, बट आई थिंक सब्सटेंशियल कॉइन एंड बार डिमांड उसको रिप्लेस भी कर सकता है। बट आई थिंक पूरे हद तक एक्चुअली इंडिया में रिप्लेस नहीं होगा, बिकॉज इंडिया में सब्सटेंशियल डिमांड ज्वेलरी से आता है, रूरल डिमांड भी ज्वेलरी से आता है। तो आई थिंक बट स्टिल देयर विल बी मैसिव डिमांड इन्फ्लक्स फ्रॉम इन्वेस्टर साइड। तो जो व्यू है
स्लाइटली मीडियम टू लॉन्गर रन के हिसाब से वो गोल्ड पर पॉजिटिव ही है और अभी भी खरीदारी की ही सलाह है। इसके अलावा क्रूड की बात करेंगे, जहां पर हमने देखा है कि ब्रेंट तो $30 के नीचे ट्रेड करा है। मंडे को भी जो प्राइसेस थे वो 3% नीचे बंद हुए हैं, लेकिन कई देशों की ओर से एडिशनल कट होने के बावजूद भी, प्रोडक्शन कट होने के बावजूद भी प्राइसेस को खास सपोर्ट मिल नहीं रहा है। क्रूड पर हिमांशु, आपका व्यू क्या रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ? दीपाली, देखिए यहाँ पर हमने देखा कि लास्ट वीक तक ऑलरेडी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में निचले लेवल से अच्छी खासी एक बढ़त आते हुए देखने को मिल चुकी है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस करते आए हैं कि लगभग 26 लगभग $28 के आसपास यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस सप्लाई जोन बनता हुआ नजर आता है। कल एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो आने के बाद जहां पर सऊदी अरेबिया ने लगभग 1 मिलियन बैरल से अपना एक एडिशनल प्रोडक्शन कट दिया है, उसके बावजूद भी हमने देखा कि मार्केट में कोई बहुत चीयरफुल, बहुत पॉजिटिव मूव यहाँ पर आते हुए देखने को नहीं मिला। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। अपसाइड यहाँ से काफी हद तक कैप्ड लगती है। और अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आज के लिए थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे मोमेंटम रह सकता है, इसलिए 1830 1840 के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 1780 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और अपसाइड में मुझे लगता है 1940 1950 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और मोटा मोटी अगर बात की जाए 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन की, तो मुझे लगता है कि ऊपर में 1950 और नीचे में 1750 की रेंज में यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आ सकती है। कंसोलिडेशन और खरीदारी की राय यहां पर जारी है। सोने में ज्यादा, चांदी में शायद इतना नहीं। चांदी क्योंकि वो मेटल्स को भी यहां पर फॉलो कर रही है और पिछले 4-5 दिनों की तेजी के बाद मेटल्स अब यहां पर अपनी तेजी बरकरार नहीं रख पाए हैं। स्टील, जहां पर कल हमने 9 महीने के हाईज देखे थे, या फिर कॉपर कल जहां पर 8 हफ्ते के हाईज बनाने में कामयाब हुआ, आज यहां पर लगातार सब जगह मुनाफा वसूली है। एक तो डॉलर इंडेक्स यहां पर फिर से बढ़त के साथ काम कर रहा है, 100 के ऊपर के लेवल्स यहां पर स्थित हैं। और इसके अलावा सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शंस की जो चिंताएं हैं बाजार में, हमने नए कोरोना वायरस केसेस यहां पर जर्मनी, चाइना, साउथ कोरिया में आते हुए देखे हैं। ये बाजार अच्छा खासा खोल रहे थे लॉकडाउन के बाद, लेकिन अब यहां पर चिंताएं फिर से बनी हैं। किशोर, आप मेटल्स को कैसे देखते हैं? क्लियरली हम ये बात करते रहे हैं कि वैल्यू बाइंग आएगी, सेंटिमेंटल बाइंग आएगी, चाइना के डिमांड अच्छे हैं, रिकवरी बेहतर है, स्टिमुलस मेजर्स यहां पर और देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इन सब का फायदा मेटल्स कितना और कब तक लेंगे? मनीषा, आई थिंक शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्टेड था कि मार्केट्स स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है कि देयर इज अ गैप बिटवीन रॉ मटेरियल टू द सप्लाई चेन एंड देन वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल रहे थे, उनका रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, और फाइनली रिफाइंड मेटल का भी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम था बिकॉज प्रोसेसिंग बंद था। आई थिंक वो एक पहलू है कि इस चीज़ का कि जो शॉर्ट टर्म तेजी के लिए, बट अगर मीडियम टर्म अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से 2 प्रॉब्लम्स है। एक है कि जहाँ पे चाइना जैसा कंट्रीज में जहाँ पे लॉकडाउन खुल चुका है, उसके बाद भी मैसिव अमाउंट्स ऑफ जॉब कट्स एंड मैसिव अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी कट्स है, तो मेरे हिसाब से डिमांड साइड फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा वीक है। अगर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस आ जाते हैं तो ये डिजास्टर्स रहेगा मेटल्स के लिए। तो मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत लंबे टाइम तक शायद तेजी नहीं चलेगा। शॉर्ट टर्म में आई थिंक 1-2 दिन के हिसाब से और भी चल सकता है। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल मैं देखूं तो आई थिंक निकल है, प्रॉब्ली 942 945 तक भी थोड़ा सा रैली हो सकता है, बट आई थिंक एज अ फंडामेंटल ट्रेडर, फंडामेंटल न्यूज अगर देखना चाहते हैं तो आई थिंक ऊपर में बिकवाली करके चलना चाहिए। जी, तो मेटल्स में ऊपरी स्तर पर बिकवाली करके चलना, ये सजेशन है। क्विकली मेटल्स की जब बात हो रही है तो हिमांशु का एक व्यू कॉपर पर ले लेते हैं, जहां पर ऑलरेडी हमने अगर मार्च से कंपेयर करें तो प्राइसेस काफी ऊपर रहे हैं। कॉपर पर क्या करना है? आप प्रॉफिट्स ले ले जो मुनाफे में हो, या फिर कोई और व्यू है हिमांशु? बिल्कुल दीपाली, यहाँ पर एक अच्छी खासी बढ़त के बाद हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर 405 410 रुपए की जोन में यहाँ पर एक सप्लाई बन के उभर के आ रही है, और जैसे ही कीमतें यहाँ पर 408 रुपए के आसपास आती है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि कॉपर में यहाँ पर अपने जो लॉन्ग पोजीशंस हैं उनमें प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता है, और साथ के साथ अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो यहाँ पर 408 रुपए के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 402 से 401 रुपए तक के टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। रुपए पे क्विक क्यू लेना चाहेंगे किशोर, आपको क्या लगता है? क्योंकि आज ऑफ कोर्स सभी एशियन करेंसीज में यहां पर गिरावट देखने को मिली है, फिर से वही सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हुआ है। सेफ हेवन की बाइंग हमने यूएस डॉलर में यहां पर आते हुए देखी है। रुपए में अब आपको क्या लगता है? क्योंकि यहां पर फिर से 76 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है रुपया।
आई थिंक रुपी का ओवरऑल अगर व्यू देखें तो मेरे हिसाब से 78 एंड हाफ का आपका व्यू बन सकता है ये ईयर एंड तक अगर, बट शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो प्रॉब्ली 76.5 इज द रेजिस्टेंस, वहां तक आपको डेप्रिसिएशन हो सकता है। बट ये जो रेंज है ऊपर में 77.10, नीचे में 76.10, आई थिंक ये जो लेवल्स है आई थिंक ये थोड़े दिन प्रॉब्ली टुवर्ड्स दिस मंथ एंड तक आपको रह सकता है। बट अगर ईयर एंड का अगर देखें प्रॉब्ली 78 के ऊपर भी हम लोग जाने का आशंका है। यहाँ से एक्सटेंड हो सकते हैं, फिलहाल रेंज बाउंड रुपी रह सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन कमजोरी बढ़ने की संभावना पूरी है। चलिए, शुक्रिया किशोर जी, हिमांशु जी आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपना व्यू देने के लिए। मनीषा जी आपका भी शुक्रिया इस शो का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप मार्केट से प्रॉफिट कमाने के तरीके जानना चाहते हैं या फिर अनिश्चित समय में एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी तौर तरीका आप समझना चाहते हैं, तो आप सिर्फ ₹1 प्रति दिन की दर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं मनी कंट्रोल प्रो। अब तक मनी कंट्रोल प्रो ने 2 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया है और मनी कंट्रोल प्रो पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी, फिर चाहे वो मार्केट रिलेटेड हो या फिर हर छोटी बड़ी रिसर्च हो। सब्सक्राइब करें सिर्फ ₹1 प्रति दिन की दर पर मनी कंट्रोल प्रो। ये ऑफर सिर्फ 14 मई 2020 तक उपलब्ध है। इसके साथ ही आप प्रो 365 कूपन कोड का उपयोग करके ₹20,000 के एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी पा सकते हैं। और इसी के साथ कमोडिटी राउंडअप पे तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस वीरेन के साथ। नमस्कार।